ठोस के बारे में समझिए। ठोस में आयतन जो होते हैं निश्चित होते हैं और आकार भी निश्चित होते हैं। इसको उदाहरण के साथ समझना है। ऐसे रट्टू विधि से आपको न कम चलने वाला नहीं है। अगर समझ के याद रखेंगे आपको बिल्कुल ज़िंदगी भर याद रहेगा। देखिए, यह जैसे मार्कर है, ठीक, इसको हम जैसे हम अपने हाथ में रखे हैं, तो अगर इसी मार्कर को आपके हाथ में दे दूं तो यह क्या करेगा, मेरे हाथ में जितना जगह छेका है उतना ही जगह आपके हाथ में भी छेकेगा। जय हिंद। आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान में इकाई 1 रसायन विज्ञान का कुछ मूल अवधारणाएं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको फिजिक्स का क्लास लिए थे साथियों, जिसमें कि हमने 2 वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। आज हम कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान का यूनिट 1 अर्थात चैप्टर 1 का क्लास लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग करते क्या है, 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन आपकी यह कमजोरी है। जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा आपको कभी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आप शुरू से अंत तक देखिए। किसी भी चीज़ को छोटा नहीं लीजिए। अगर आप जानते भी हैं तो आप फिर से उसको अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि यही आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये सब जानना। आपका जो बेसिक है, ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्लास 11th और 12th से ही पूछा जाता है। जब तक आप क्लास 11th और 12th का अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे तो आगे बहुत ही दिक्कत होगा। इसीलिए आप अभी से ध्यान दिया कीजिए, ठीक। तो यूनिट 1 रसायन विज्ञान का कुछ मूल अवधारणाएं हैं। देखिए, इसमें हम लोग 3 टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दूसरा है मोल कॉन्सेप्ट्स और तीसरा है सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट्स। देखिए, ये 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट, नहीं, ए नंबर में क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी बेसिक चीज़ जानेंगे पहले। देखिए, बेसिक में सबसे पहले आएगा केमिस्ट्री। हम आज पहला क्लास है, नहीं तो चैप्टर का आज पहला क्लास है, नहीं तो हम रसायन से शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं रसायन क्या होता क्या है। रसायन शास्त्र बेसिक कॉन्सेप्ट में जानते हैं। पहले रसायन शास्त्र क्या होता है इसी चीज़ को जानते हैं। देखिए, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ के बनावट, गुण, संरचना एवं उनकी उपयोगिता के बारे में अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से इसमें हम जानेंगे रसायन शास्त्र में कि पदार्थ का गुण क्या होता है, पदार्थ क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ का उपयोग क्या है, तो पदार्थ के बारे में ही किसमें अध्ययन करेंगे, रसायन शास्त्र में। तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के बनावट, संरचना, गुण एवं उनकी उपयोगिता के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रसायन शास्त्र कहलाता है। तो आगे क्वेश्चन आता है, तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है ना। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो जान लीजिए, रसायन विज्ञान के जो जनक है मेरे प्यारे साथियों, एंटोनी लेवोजियर है। कौन है इसके जो जनक है, एंटोनी लेवोजियर। कौन है, एंटोनी लेवोजियर। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हो सकता है क्लास 11th में भी पूछा जा सकता है कि रसायन शास्त्र के जनक कौन है। तो याद रखिएगा, रसायन शास्त्र के जो जनक है एंटोनी लेवोजियर जी है। कौन है, एंटोनी लेवोजियर। चलिए आगे जानते हैं कि रसायन शास्त्र को कितने भागों में बांटे गए हैं।
तो जानिए रसायन शास्त्र को मुख्य 3 भागों में बांटे गए हैं, जिसमें पहला है मेरे प्यारे साथियों फिजिकल केमिस्ट्री। पहले भी हमने बताए थे फिजिकल केमिस्ट्री, इस सब को हम एक एक करके बारी बारी से बताएंगे। और दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा है मेरे प्यारे साथियों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको ये तीनों केमिस्ट्री आपको पढ़ना है 11th और 12th दोनों में, 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। अगर आप 11th सही से नहीं पढ़ते हो, अच्छे से नहीं पढ़ते हो, तो 12th में भारी दिक्कत होने वाला है। नहीं, अभी आपका भी रिजल्ट नहीं निकला है मैट्रिक का, रिजल्ट आने दीजिए, आप लोग फिक्स हो जाओगे कौन साइंस लोगे, कौन आर्ट्स लोगे, कौन आप कॉमर्स लोगे, ये फिक्स हो जाएगा। तो और आपका कंटिन्यू क्लास भी चलेगा। नहीं तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पहले समझते हैं। यह रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, रसायन संयोग का नियम एवं रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है, वह फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। फिजिकल केमिस्ट्री अर्थात भौतिक रसायन, इसका हिंदी क्या हुआ, भौतिक रसायन। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण या बनावट, रासायनिक संयोग के नियम एवं रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है, अर्थात भौतिक रसायन कहलाता है। नहीं, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हिंदी नाम है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही हाईलाइटेड है और इम्पोर्टेंट भी है। तो रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्राप्त तत्व 118 एवं अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। 118 तत्व है ना, तो 118 तत्वों का क्या क्या कहाँ कहाँ प्रयोग है, इसके बारे में जानेंगे। किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें जानेंगे मेरे प्यारे साथियों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानेंगे। तीसरा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जानिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन की वह शाखा है जिसमें हम लोग कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक। कार्बनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वह क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, वह कहलाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए हम लोग प्रथम टॉपिक से शुरू करते हैं। इसमें ये बेसिक जानकारी था और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बता भी रहे हैं। तो पहला टॉपिक मैटर से ही शुरू करते हैं, पदार्थ से। ठीक, पदार्थ क्या होता है, नहीं पदार्थ पहले जानिए पदार्थ क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका आया पदार्थ होता क्या है। प्रकृति की वह सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो रुकावट पैदा करता हो, क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, पदार्थ कहलाता है। प्रकृति की वह सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है जिसमें आयतन, द्रव्यमान और जो रुकावट पैदा करे। नहीं, जैसे यह मार्कर है तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और यह कुछ जगह भी झकेगा। नहीं, साथ ही साथ यह रुकावट भी पैदा करेगा। जैसे इधर से हवा आएगा मेरे प्यारे साथियों, इधर से हवा आएगा तो यह रुकावट पैदा करेगा ना कुछ ज़रूर।
हवा को रुकावट पैदा करेगा। तो प्रकृति की वह सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाएगी जो जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो और जो प्रतिरोध अर्थात जो रुकावट पैदा करे, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। आप लोग बिल्कुल एकदम एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। आपको समझ करके ही साइंस को पढ़ना है, ऐसे रट्टू वाला नहीं। एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझ के ही पढ़ना चाहिए, वह ज़्यादा दिन आपका साथ देगा। ठीक नहीं, अगर रट लोगे तो आपको रटा हुआ कितना याद रह सकता है? महीने भर, तो महीने भर भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए आपको समझ के पढ़ना चाहिए साइंस को। देखिए, आप समझिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण अर्थात पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में, जिसमें पहला है मेरे प्यारे साथियों भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। अगर क्वेश्चन भी आएगा पदार्थों का वर्गीकरण अर्थात पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा पदार्थों को 2 वर्गों में बांटे गए हैं। एक पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा क्या है? रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण के बारे में पहले इस वीडियो में बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रासायनिक वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर प्यारे साथियों पदार्थ को अवस्था जो होते हैं, पदार्थ की जो अवस्था होती है 3 होती है। कितने होते हैं? 3, जिसमें पहला है ठोस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। और दूसरा होता है द्रव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विड। और तीसरा होता है गैस, GAS, गैस। तो देखिए यह जो ठोस द्रव गैस है, अगर आपसे पूछा जाए यह किससे बना होता है, तो यह जो बना है साथियों यह अणु और परमाणु से बना है। किससे बना है? अणु या परमाणु से। इसमें देखिए यह जो अणु या परमाणु से बना हुआ है, अंतरा आणविक बल के आधार पर यह पदार्थों को बांटा गया है। तो ठोस द्रव गैस में इसमें एक प्रकार का बल भी पाया जाता है, याद रखिएगा। उस बल का नाम है अंतरा आणविक बल। क्या नाम है? अंतरा आणविक बल। इसी के कारण यह जो वस्तु है, यह जो एक दूसरे से इस तरह से है, यह अंतरा आणविक बल के कारण ही यह वस्तु इस तरह से दिखता है। ठीक, इसमें एक प्रकार का बल भी लगता है। ठीक, इसमें देखिए सबसे अधिक अंतरा आणविक बल जो होता है ठोस में ही होता है। तो वस्तु जो चिपके रहते हैं एक दूसरे से, ठोस में सबसे ज़्यादा क्यों है? देखिए इस तरह से एक दूसरे से इस तरह से सारा जो है कण अणु एक दूसरे से चिपका हुआ है। किसमें? ठोस में। ठोस से अंतराण्विक बल देखिए सबसे ज़्यादा ठोस में पाया जाता है, इससे कम द्रव में पाया जाता है। इससे थोड़ा सा देखिए इसमें भी पाया जाता है, लेकिन इसमें ठोस की अपेक्षा कम पाया जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा मात्रा में पाया जाता है इस तरह से। और इसमें गैस में नहीं है कि बराबर दुर्बल अंतराण्विक बल पाया जाता है, बिल्कुल यह दूर दूर रहता है सारा कण। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो अंतराण्विक बल पाए जाते हैं किसमें? ठोस में। ठीक, किसमें पाए जाते हैं? ठोस में। इससे कम द्रव में और इससे भी कम दुर्बल बल पाया जाता है अंतराण्विक बल के रूप में गैस में ही पाया जाता है।
देखिए ठोस के बारे में समझिए। ठोस में क्या होते हैं, आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, ठोस के बारे में समझिए। ठोस में आयतन जो होते हैं निश्चित होते हैं और आकार भी निश्चित होते हैं। इसको उदाहरण के साथ समझना है, ऐसे रट्टू विधि से आपको न कम चलने वाला नहीं है। अगर समझ के याद रखेंगे आपको बिल्कुल ज़िंदगी भर याद रहेगा। देखिए यह जैसे मार्कर है, ठीक, इसको हम जैसे हम अपने हाथ में रखे हैं, तो अगर इसी मार्कर को आपके हाथ में दे दूं तो यह क्या करेगा, मेरे हाथ में जितना जगह छेका है उतना ही जगह आपके हाथ में भी छेकेगा। नहीं, मेरे हाथ में जितना या जैसा आकार है मेरे हाथ में वैसा भी आकार आपके हाथ में भी रहेगा। तो ठोस का जो आकार होते हैं क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और आयतन भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि ये फैलेगा नहीं, जैसा है उसी रूप का रहेगा। इसमें आएगा, इसमें जो उदाहरण आएगा आपका क्या, लोहा, नहीं, लोहा आ जाएगा, सोना आएगा, लकड़ी आ जाएगा, हैं। इस सब में जो अंतराण्विक बल के कारण सारे अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। नहीं, ठोस में समझ चुके हैं। अब समझिए द्रव के बारे में। द्रव क्या होता है, द्रव में क्या होते हैं, इसमें आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, लेकिन आकार वो निश्चित होगा। इसको समझिए कैसे। एक गिलास है जिसमें कि 2 ml जल है, ठीक है। अगर इसको हम ज़मीन पर रख दें, उस पानी को उड़ेल दें, तो क्या ज़मीन पर वह जो पानी है 4 ml हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। जितना गिलास में था उतना ही ज़मीन पर उड़ेल देने के बाद भी 2 ml ही हो जाएगा, 2 ml ही रहेगा। नहीं तो और देखिए इसका आकार अनिश्चित कैसे होगा, आकार कैसे अनिश्चित होगा द्रव का। इसमें देखिए जैसे आप गिलास में जल है, ठीक, उसी जल को हम बड़े से टंकी में रख दें, तो वह जो जल था वो गिलास में था, तो गिलास के आकार का था, नहीं, वह गिलास के आकार का था। उसी जल को जब हम किसी बड़े टंकी में रखते हैं तो वह शेप जो हो जाएगा वो टंकी के शेप के आकार का हो जाएगा जल। नहीं तो द्रव क्या हुआ, जिसमें आयतन क्या हो, निश्चित हो, और आकार क्या हो वो निश्चित हो, क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। इसी में आएगा आपका जल, पानी और आपका आएगा ऑयल, तेल आएगा, ठीक, दूध आ जाएगा। यह द्रव में उदाहरण आया, ठीक। द्रव के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद गैस के बारे में समझिए। इसमें क्या, गैस में क्या होते हैं, गैस में तो पहले ही बता चुके, अंतराण्विक बल नहीं के बराबर पाया जाता है, नहीं, क्योंकि यह दूर दूर होता है। इसको हम देखिए उदाहरण के साथ प्रूव करते हैं। जैसे ये एक बॉक्स है, उसमें अगरबत्ती का धुआं रख दो, ठीक, और उसी अगरबत्ती की धुआं को जब खोलते हैं तो वह अगरबत्ती का धुआं क्या होगा, विसरण के द्वारा पूरे रूम में फैल जाएगा। तो उस बॉक्स में जितना धुआं था और जब वह बाहर निकला धुआं तो रूम के वो पूरे रूम में फैल जाएगा। नहीं तो आयतन समान रहा, रूम के आकार के बराबर हो गया। नहीं, और वो बॉक्स में जो था, बॉक्स में जो धुआं था वो तो उतना बॉक्स के धुआं के बराबर था, बॉक्स के बराबर ही था धुआं। तो देखिए इसमें क्या हो गया, आयतन अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित रहेगा, आकार भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। क्योंकि देखिए वो बॉक्स के बराबर आकार के था धुआं, जब उसको खोले तो पूरे रूम में फैल गया,
तो धुआं का आकार भी क्या हो गया, वह निश्चित हो गया। इसमें आएगा क्या, ऑक्सीजन नहीं, O2, हाइड्रोजन आ जाएगा, जितने भी गैस है सारे आएगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में सीखे रसायन भौतिक वर्गीकरण। क्या समझे, भौतिक वर्गीकरण। जिस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे रासायनिक वर्गीकरण पदार्थ का किस प्रकार से होता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और प्यारे साथियों, आपका बहुत जल्द ही रिजल्ट भी आने वाला है, तो आप जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं वो घड़ी जल्द ही आने वाला है। आप खुश रहिए, आबाद रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।